ने अपने पंखों को इंद्रपुरी साम्राज्य के आसमान में तीन ताकतवर लोगों के सामने अपने पंखों को लहराते हुए एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। वो लड़की जिसका नाम दुदुसी था, वो यहां एक खास चीज हासिल करने के लिए आई थी। दुदुसी इंद्रपुरी साम्राज्य के एक ताकतवर योद्धा बूढ़े सिल्वर थामा से अग्नि शक्ति ग्रंथ प्राप्त करना चाहती थी। साम्राज्य के रक्षक लीडर ऋतिक वेदा भी वहां मौजूद थे। जब दुदुसी ने साम्राज्य के इतने ताकतवर लोगों को धमकी दी तो ऋतिक वेदा ने वो ग्रंथ नीचे जमीन की ओर फेंक दिया और फिर पूरे साम्राज्य के ऊपर अपनी शक्तियों से एक कवच बना दिया। ये देखकर जब दुदुसी नाराजगी जाहिर करने लगी तो रक्षक वेदा भी हमलावर रुख अपनाते हुए नजर आए। ये देख दुदुसी समझ गई कि अभी उसका रुकना उसकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है, इसलिए वो वहां से जाने लगी और जाते जाते बोली, बूढ़े थामा और सिल्वर टाइगर, यही नाम है ना तुम्हारा? मैं वापस आऊंगी जरूर, मेरा इंतजार करना। ऐसा कहते हुए उसके खूबसूरत चेहरे पर नाराजगी थी। वापस लौट कर आने की धमकी देते हुए दुदुसी वहां से चली गई। वहीं दूसरी ओर जब भूमि पर खड़े लोगों ने यह नाम सुना तो सभी हैरान रह गए। भीड़ में मौजूद लोगों ने आपस में बातें करना शुरू कर दिया। एक आदमी बोला, ये दोनों सुपर 7 वॉरियर के 7 योद्धाओं में से है, जिन योद्धा पर सील लगी है और जो शक्ति के 8वें स्तर से 7वें स्तर पर आ गए हैं। ये एक अमर योद्धा हैं, जिनको मारना मुमकिन नहीं है। ऐसा कहते हुए उस आदमी की आंखों में खौफ और चेहरे पर उस योद्धा के लिए इज्जत का भाव था। तभी दूसरा आदमी बोला, हाँ, मैंने भी सुना, ये बहुत तेज और ताकतवर हुआ करते थे। इनके रफ्तार के सामने तो रक्षक ऋतिक वेदा भी नहीं टिक सकते थे। कहा जाता है उन्होंने एक बार अपनी एक शक्ति के हमले से 5 योद्धाओं को जान से मार दिया था, जो शक्ति रैंक के 7वें स्तर पर थे। वहीं दूसरी ओर जमीन के शोर से दूर आसमान में रक्षक वेदा और सिल्वर टाइगर के साथ खड़े बूढ़े थामा ने गंभीर आवाज में कहा, इस मुसीबत के चलते मैं अपना अग्नि शक्ति ग्रंथ लेना तो भूल ही गया। चलो उसे देखते हैं। ऐसा कहते हुए बूढ़े थामा ने अपने बगल में खड़े ऋतिक वेदा को देखा, जो अपनी शक्तियों को वापस लेकर इंसानी रूप में लौट चुके थे। वो भी गंभीर होकर बोले, हाँ चलो। इतना कहते ही वो तीनों योद्धा अपनी शक्तियों के पंखों की मदद से हौले हौले उड़ते हुए नीचे एक समतल भूमि पर आकर रुक गए। उन्होंने अपनी शक्तियों से चारों तरफ निगाहें दौड़ाई, लेकिन काफी देर खोजने के बाद भी उन्हें वो ग्रंथ नहीं मिला और वो परेशान होकर बोले, कहाँ गया वो ग्रंथ? ऐसा कहते हुए रक्षक ऋतिक वेदा के माथे पर परेशानी के भाव आ गए, जिसे देखकर बूढ़े थामा मुस्कुराकर बोले, अरे रक्षक ऋतिक वेदा, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर उस ग्रंथ को कोई आम आदमी खोलेगा तो मुझे आभास हो जाएगा और मैं उसे ढूंढ लूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं, मुझे ट्रेनिंग करनी है। ये कहते ही लाल आग की तरह दहकते पंख उनके पीछे से निकल आए और वो वहां से तेजी से उड़कर आसमान में गायब हो गए। वहीं ऋतिक वेदा मुस्कुराकर अपने दोस्त को जाते देख हामी में सिर हिलाकर रह गए। वो अपने दोस्त को रोकना तो चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि बूढ़े थामा को अकेले रहना ही पसंद था। साथ ही उनके जाते ही सिल्वर टाइगर भी रोशनी में बदलकर उनके पीछे चला गया। दोनों को जाते देख साम्राज्य के रक्षक लीडर ऋतिक वेदा भी अपने नीले पंखों को निकालकर वहां से उड़कर चले गए। वहां अब भी काफी भीड़ मौजूद थी। वो सभी लोग इतनी देर से उन्हें सम्मान की नजरों से देख रहे थे। उनको जाते देख सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी ओर इस बाजार के शोर शराबे और कोलाहल से दूर एक अंधेरी गुफा में एक लड़का जगमगाते मोती की रोशनी में किताब को पढ़ रहा था। पढ़ने के साथ ही वो मुस्कुराकर बोला, ये तो अग्नि शक्ति ग्रंथ है। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। ग्रंथ को देखते हुए वो लड़का बोला, अगर मैं इस ग्रंथ में लिखी तकनीक सीख गया तो मैं आसानी से साम्राज्य में होने वाले मुकाबले को जीत जाऊंगा। तब मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। फिर मैं राजा को बोलूंगा कि मुझे पढ़ने के लिए सिद्धार्थ आश्रम भेजने का प्रबंध करें और मैं वहां अपने चक्रों को जागृत करके ताकतवर बन जाऊंगा। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी
जो अगले ही पल उदासी में बदल गई और वो लड़का बोला, लेकिन मैं लड़ूंगा कैसे? मेरे पास बस ये लोहे का भाला है और मां का दिया लॉकेट, और मेरी बूढ़ी दादी जो मुझे बताती ही नहीं है कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं। मैं 3 दिन बाद के मुकाबले में हिस्सा कैसे लूंगा? मुझे बस भागना आता है, बचना और लड़ना तो आता ही नहीं है। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर उदासी थी, और इसी के साथ वो अपने हाथ में मौजूद उस ग्रंथ को बंद करते हुए सोच ही रहा था कि उसका लॉकेट चमकने लगा। और तभी एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे ग्रंथ के पन्ने पलटने लगे और ग्रंथ का पहला पेज खुल गया और उस पर लिखे शब्द चमकने लगे। वो शब्द रोशनी का रूप लेकर उसके दिमाग में जाने लगे थे। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उस लड़के को संभलने का मौका ही नहीं मिला। साथ ही उस जानकारी के दिमाग में जाने से उस लड़के को एक तेज झटका लगा और वो बेहोश हो गया। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि विद्युत था। कुछ देर बाद विद्युत को एहसास हुआ कि कोई उसे हिला हिला कर जगा रहा है, जिस वजह से उसको होश आ गया और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और तभी उसे सामने उसकी बूढ़ी दादी नजर आई। बूढ़ी दादी अपनी गंभीर आवाज में बोली, बेटा विद्युत, तुम यहां क्यों सो गए? चलो उठो, खाना खा लो। ऐसा कहते हुए उस बूढ़ी औरत जो कि विद्युत की दादी थी, उसने विद्युत को उठाया। उसकी आवाज में विद्युत के लिए प्यार था, जिसे महसूस कर विद्युत ने दादी को हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया और बैठ गया। तभी विद्युत अलसाए अंदाज में बोला, दादी आप चलो, मैं आता हूं। वहीं विद्युत की बात सुनकर दादी ने मुस्कुराते हुए उसके लंबे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, पर जल्दी आना, नहीं तो मुझ बुढ़िया को फिर से इतनी दूर आना पड़ेगा। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत लाठी के सहारे जाते जाते बोली, आते वक्त चोटी से फल और जड़ी बूटियां भी लेते आना। वहीं दूसरी ओर अपनी बूढ़ी दादी की बात सुनकर विद्युत गंभीर आवाज में बोला, दादी, जब हमारे घर के सामने इतने सारे पेड़, फल और जड़ी बूटियां लगी हैं, तो फिर आप क्यों बार बार मुझे पहाड़ के ऊपर से वो लाने के लिए बोलती हैं? लेकिन उसकी बूढ़ी दादी ने विद्युत की बातों पर ध्यान नहीं दिया और उस गुफा से बाहर चली गई। अपनी दादी के जाते ही विद्युत ने उठकर अपने कपड़े ठीक किए और आसपास देखा, लेकिन उसे वो किताब कहीं नजर नहीं आई, जिसे देखकर विद्युत ज्यादा हैरान नहीं हुआ और वो समझ गया कि जरूर उसकी दादी ने उस किताब को अपने पास रख लिया होगा। इसलिए विद्युत ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। फिर उसने अपने भाले को उठाया और अपनी कमर पर बांध लिया। इसके बाद विद्युत दादी के कहे अनुसार पहाड़ के ऊपर जाने लगा। वो महसूस कर रहा था कि आज आसमान में बिजली कड़क रही थी और पहाड़ी पर फिसलन भी बहुत थी। विद्युत ऊपर शिखर पर पहुंचने ही वाला था कि अचानक आसमान से बिजली का झटका पहाड़ी से टकराया और चट्टानें गिरने लगी। विद्युत का पैर फिसला ही था कि अचानक से उसे कुछ ध्यान आया और उसने कूदकर दूसरी चट्टान को पकड़ लिया। वो हैरान रह गया और सोचने लगा कि उसने ये कैसे किया। तब उसे कुछ याद आया और उसके दिमाग में ग्रंथ के पहले पेज की छवि आ गई, जिसे देखकर उसने सोचा कि वो छवि ऊर्जा के इस्तेमाल और खतरों से बचने के तरीके बताती है। इस बारे में सोचकर वो खुश हो गया। वो मन ही मन में सोचने लगा कि उसने ग्रंथ के पहले पेज में छपी जानकारी को समझ लिया है, जिसके चलते उसने खुद को पहाड़ी से गिरने से बचा लिया। और फिर वो पहाड़ी को देखने लगा। उसे देख विद्युत ने अपनी आंखें बंद की और तभी उसे अपने शरीर में बहती हुई ऊर्जा महसूस होने लगी, जिसे उसने अपनी जानकारी के मुताबिक अपने पैरों की ओर भेजना शुरू किया और अपने पैरों को जोर से पटक कर एक और छलांग लगाई। और इस बार वो आसानी से चोटी पर पहुंच गया। ये देख विद्युत चोटी पर खड़े होकर खुशी से चिल्लाने लगा। तभी एक तेज बिजली चमकते हुए सीधा विद्युत पर आ गिरी, जिससे उसके शरीर को तेज झटका लगा और उसके गले का लॉकेट चमकने लगा। विद्युत को पता भी नहीं था कि उसके गले का लॉकेट चमक रहा था। विद्युत के कपड़े बिजली के झटके से चीथड़ों में बदल गए थे और उसके शरीर पर बने चक्र, अग्नि, त्रिशूल, शंख के निशान किसी टैटू की तरह चमकने लगे। ये बिजली इतनी ताकतवर थी कि अगर किसी मामूली इंसान पर गिरती तो शायद वो जलकर राख हो जाता। विद्युत अभी भी एक 14 साल का लड़का था।
लेकिन फिर भी उस बिजली के झटके का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। लेकिन उसका शरीर कमजोर था और इसी कारण वो उस शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो फिर से बेहोश हो गया। करीब 3 घंटे बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो एक झोपड़ी में था। जब उसने खुद को उस झोपड़ी में देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि ये झोपड़ी उसका घर ही था। उसने अपने शरीर को देखा तो उसके कपड़े बदले हुए थे, जिसने विद्युत के चेहरे की हैरानी और भी बढ़ा दी। लेकिन तभी विद्युत हड़बड़ाकर जोर से दादी दादी कहकर चिल्लाने लगा। वहीं दूसरी ओर विद्युत के अचानक चिल्लाने की आवाज सुनकर एक बूढ़ी औरत, जो कि विद्युत की दादी थी, वो हड़बड़ाकर कमरे में आई और बोली, तुझे होश आ गया नालायक? दादी चिल्लाते हुए बोली, आजकल तू बहुत शैतान और आलसी हो गया है। कोई भी काम बोलो जाकर सो जाता है। इस बार तो हद कर दी, अपने कपड़े भी फाड़ दिए। ये कपड़े तेरे जन्मदिन के लिए बनाए थे मैंने, और अब देख, क्योंकि तूने अपने कपड़े फाड़ लिए तो मुझे ये कपड़े तुझे जन्मदिन के पहले ही देने पड़े। बेटा, मैंने कितनी बार कहा है अपने शरीर को ढक कर रखा कर। ऐसा कहते हुए बूढ़ी दादी के चेहरे पर नाराजगी और आंखों में फिक्र थी। तभी विद्युत कुछ पूछने वाला था कि दादी ने उसे टोकते हुए कहा, अभी नहीं, मुझे पता है तो क्या पूछेगा, तुझे यहाँ कौन लाया? ऐसा कहते हुए बूढ़ी दादी ने विद्युत को चुप करा दिया और झुंझलाते हुए बोली, मैं इतनी बूढ़ी हूं कि मैं तो पहाड़ी पर चढ़ भी नहीं सकती। बाहर एक बूढ़े आदमी को तू बेहोश मिला, मुझे तो कोई भला इंसान लगता है, वही तुझे लेकर आया है। वो अब भी बाहर बैठा है। वो कह रहा था कि वो तुझे जानता है और वो तेरे होश में आने का इंतजार कर रहा है। ऐसा कहते हुए बूढ़ी औरत के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और विद्युत के चेहरे पर हैरानी। कौन है वो बूढ़ा आदमी? क्या विद्युत जा पाएगा 3 दिन बाद साम्राज्य में होने वाले मुकाबले में? अग्निशक्ति ग्रंथ का ज्ञान कैसे विद्युत के अंदर आया? क्या है उस लॉकेट का रहस्य? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी के साथ।